श्रीनिवास और सुरेखा रामपुर गांव में रहते थे। उनकी दो बेटियां थीं, कावेरी और वैशाली। दोनों बड़ी शरारती थी। पति पत्नी दोनों खेती करते थे और उसी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। रोज की तरह उस दिन भी श्रीनिवास और सुरेखा खेत पर गए थे और दोनों बेटियां घर पर थीं। वैशाली, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा थोड़ा पानी ले आओ। कैसा पानी दीदी, ठंडा या गरम? ठंडा पानी चलेगा। घड़े का पानी या फ्रिज का ठंडा पानी? दीदी, अरे अगर तुम मुझे इस तरह परेशान करोगे तो मैं तुम्हें झाड़ू से मारूंगी। कौन सी झाड़ू, घर की या आंगन की? हाँ दीदी। ओहो, तुम तो मेरा गला ही सुखा दे रही हो। कौन सा गला, बोलने का या खाने का? मुझे नहीं चाहिए पानी, तुम निकलो यहाँ से। अभी जाऊं या कुछ देर बाद? बोले दीदी। तुरंत, अभी के अभी। धक्का दोगी या खुद जाऊं? मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। लाठी या चाकू से? चाकू से। पेट पर या गले में, कहाँ मारोगी? ये सुनकर कावेरी बहुत झुंझला गई और नीचे गिर पड़ी। उसे देख वैशाली की हंसी छूट गई। दूसरी तरफ कविता और प्रसाद वृंदावन कॉलोनी में रहते थे। उनकी भी शालिनी और दामिनी नाम की दो बेटियां थी। दोनों कॉलेज पढ़ने के लिए जाती थी। वो दोनों एक दूसरे से आगे रहने के लिए हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बहन आईने के सामने आई तो दूसरी बहन उससे पहले तैयार होने के लिए होड़ लगाने लगी। मम्मी 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 देखो, मैं तैयार होना चाह रही हूँ तो दीदी अपने बड़े होने का फायदा उठाकर मुझे आईने के सामने से धक्का देने को तैयार है। छोटे होने का इतना बड़ा नुकसान। तैयार होने के लिए कितना टाइम लोगी? बेटियों की चीख सुनकर कविता उनके पास दौड़ पड़ी। मम्मी, ना तो ये खुद तैयार होती है और ना ही मुझे तैयार होने देती है। मैं तैयारी तो हो रही हूँ, दीदी मुझे धक्का देती रहती है ताकि वो मुझसे पहले तैयार हो जाए, तो फिर मैं चुप क्यों रहूं? हे भगवान, तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। मैं सोच ही रही थी कि आज घर में इतनी शांति कैसे है, लेकिन तुम दोनों घर में कभी शांति रख ही नहीं सकती। चलो अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, कॉलेज का समय हो गया है, मैं नाश्ता परोसती हूँ। और कविता बेटियों के कमरे से बाहर चली गई। ठीक है दामिनी, तुम तैयार होती रहो, मैं तो जाकर नाश्ता करूंगी, मुझे भूख लग रही है। नहीं दीदी, तुम तैयार हो जाओ और मैं नाश्ता करती हूँ। वैसे भी तुमको देर हो रही है, मैं तो कॉलेज जाऊँ ना जाऊँ, एक ही बात है। ऐसा बोलकर भी वो आईने के सामने से हिली नहीं। शालिनी को बहुत गुस्सा आ गया और वो खाने की मेज पर चली गई। उसे देख दामिनी भी खाने की मेज पर नाश्ता करने आ गई। कविता ने उन दोनों के लिए नाश्ता परोसा। दामिनी ने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खाना शुरू कर दिया। उसे देख शालिनी भी खाने लगी। हे भगवान, मम्मी दीदी कैसे भुक्कड़ की तरह खा रही है, इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ, मैं तो यहाँ नहीं खा सकती। और वो ड्रेसिंग टेबल पर आ गई और वहां खड़ी होकर नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद अपना नाश्ता खत्म करके शालिनी वहां आई और उसे देखा तो दामिनी हंसने लगी। शालिनी ने अपना कॉलेज बैग उठाया और आज कार में मैं आगे की सीट पर बैठूंगी। बिल्कुल नहीं, आगे की सीट मुझे चाहिए। दामिनी ने अपनी प्लेट बिस्तर पर रखी, अपना बैग उठाया और तुरंत कमरे से बाहर भागी। जब तक वो कार के पास पहुंची, उसने देखा कि शालिनी सामने की सीट पर बैठ चुकी है। ये देखकर दामिनी का मुंह लटक गया। तभी, क्या हम कॉलेज के लिए निकले? श्योर पापा। और प्रसाद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। श्रीनिवास और सुरेखा अपने खेतों का काम पूरा करने के बाद घर की ओर जा रहे थे। श्रीनिवास के हाथ में एक छाता था। ना तो तेज धूप है ना बारिश, छाता क्यों पकड़ रखा है? लेकिन हवा है ना, इसलिए। वैशाली घर के बाहर खड़ी कौवे भगा रही थी। हुड़, 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 हुड़। कौवे को क्यों भगा रही हो? वो थोड़ा काका करेगा और चला जाएगा। पापा, कौवा बोलेगा तो हमारे घर मेहमान आ जाएंगे ना? हाँ बेटी, आ तो जाएंगे। और उन्हें भगाना हो तो तुम्हारी माँ को काका करना पड़ेगा। ओ मम्मा। सुरेखा श्रीनिवास को घूरती हुई अंदर चली गई। आज रात को कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? ऐसा कहकर झिझकते हुए श्रीनिवास घर के अंदर गया। उधर प्रसाद ऑफिस से घर आया तो घर में बड़ी खामोशी छाई हुई थी। कविता एकदम चुपचाप बैठी थी। शालिनी बस अपना मुंह बंद कर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर, शालिनी, तुम्हारी माँ इतनी चुप क्यों है? क्या हो गया है?
पापा, मम्मी ने लिपस्टिक मांगी थी और मैंने उन्हें बाय मिस्टेक फेविस्टिक दे दिया। ये सुनते ही प्रसाद ने भी ठहाका मारा। तभी उसका सेलफोन बजा। उसने फोन देखा तो छोटे भाई श्रीनिवास का कॉल था। हंसते हुए प्रसाद ने कॉल लिया। नमस्ते भैया, क्या हुआ? आप बड़ी जोर से हंस रहे हैं। भाभी और बच्चे सब कैसे हैं? खुश रहो भाई, सब ठीक है। तुम सब कैसे हो? आज तुम्हारी भाभी बड़ी खामोश है, इसीलिए हंस रहा था। लगता है भैया बच्चे बाहर कहीं मिलने की सोच रहे हैं। हाँ भाई, मुझे भी ठीक से कुछ पता नहीं है। मैं शालिनी को फोन देता हूँ, उसी से बात कर लो। और उसने शालिनी को मोबाइल फोन दे दिया। शालिनी ने फोन कान पर लगाया। हेलो चाचा जी, हम चारों बहनें एक साथ मिलने की सोच रहे थे और हम नहीं चाहते कि कोई बड़ा हमारे साथ आए। ठीक है, अभी कावेरी भी मुझसे यही कह रही थी। मैं सिर्फ पता करना चाहता था, इसलिए मैंने फोन किया। ओह, तो आप मुझसे बात करना नहीं चाहते थे? ठीक है, तो फोन रख दीजिए। ऐसा नहीं है बेटी, मैं तुमसे बात करने के लिए ही फोन करना चाह रहा था। हाँ ठीक है, लेकिन अब मैं आपकी बात पर भरोसा नहीं करूंगी चाचा जी। कल कावेरी और वैशाली को जरूर भेज देना। ये कहकर उसने फोन काट दिया। प्रसाद भी सीधे अपने कमरे में चला गया। लेकिन अगले दिन बहुत बारिश हो रही थी, इसीलिए चारों बहनें योजना के अनुसार मिल नहीं सकी और उन्होंने किसी और दिन मिलने की योजना बनाई। एक दिन प्रसाद और कविता आपस में बातें कर रहे थे। क्या हम भी हर जन्म में सीता और राम की तरह शादी करेंगे? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ कविता, लेकिन क्या तुम्हारे पिताजी हर जन्म में दहेज देंगे? बस ये पता लगा लो। ये सुन कविता उसे घूरने लगी। तभी शालिनी और दामिनी दोनों तैयार होकर हॉल में आई। पापा, हमें एक पार्टी में जाना है, तो प्लीज हमें कार की चाबियां दे दीजिए। कार क्यों चाहिए? 5 लाख की गाड़ी से जाएंगे तो हमारी थोड़ी इज्जत बढ़ेगी ना। ये 20 रुपए लो और 50 लाख की बस से जाओ, तुम्हारी इज्जत और ज्यादा बढ़ेगी। अपने पिता की बात सुनकर दोनों बहनें एकदम चुपचाप हो गई और अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। गोविंदपुर में सुधाकर और श्रावणी नाम का एक जोड़ा रहता था। उनकी 2 बेटियां थी, सुनैना और पुन्नवी। दोनों को ही मेकअप का बड़ा शौक था। यूं कहिए कि दोनों बहनें मेकअप के लिए पागल थी। सुधाकर को लगता था कि उसकी सारी कमाई उसकी बेटियों के साजो श्रृंगार के लिए ही खर्च हो जाती है। कोई फायदा नहीं श्रावणी, मैं अब और ये फिजूल खर्चा सहन नहीं कर सकता। दोनों बहनों की शादी करके उन्हें विदा कर दूंगा, फिर दामादों की मर्जी, करवाएं तो करवाएं। शादी के बाद वो दोनों बदल भी सकती हैं, लेकिन क्या आपने कोई रिश्ता देखा है? हाँ, कल पुन्नवी को देखने एक परिवार आ रहा है, उसे बता देना। ठीक है? ठीक है। सुधाकर ऑफिस के लिए रवाना हो गया और श्रावणी बेटियों के कमरे में आई तो देखा दोनों बेटियां आईने के सामने बैठी मेकअप कर रही हैं। पुन्नवी, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, कल वो लोग आ रहे हैं, तैयार रहना। ठीक है माँ, लेकिन क्या लड़के को मेकअप करवाना पसंद है? क्यों, सही रिश्ता है या नहीं, इसी बात से पता चलेगा। मैं ये सब नहीं जानती, पर हाँ, लड़का दिखने में अच्छा हो या नहीं और भले ही उसके पास जायदाद हो या नहीं, लेकिन उसे मेकअप पसंद होना चाहिए। मैं उसका मेकअप करूंगी और वो मेरा, तभी शादी करूंगी उससे, वरना नहीं। ये बात अपने पापा के आने के बाद उनसे कहना। ऐसा बोलकर श्रावणी रसोई में चली गई और अपना काम करने लगी। दोनों बहनें सजने संवरने में लगी रहीं। दीदी, मुझे जरा अपनी गुलाबी लिपस्टिक दे दो, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है। देखो, मेरे पर्स में 100 रुपए हैं, वो ले लो। मैं पापा से फिर से पैसे मांग लूंगी। अलमारी में मेरे नए कपड़े हैं, उन्हें पहन लो, मैं माँ से उन्हें धुलवा लूंगी, लेकिन मेरे मेकअप किट में से कुछ मत मांगना, अभी से बता देती हूँ तुम्हें। हाँ, देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। जो भी मतलब हो, अगर तुम मेरी लिपस्टिक लगाओगी तो तुम्हारे ओठ मेरे ओठों की तरह खूबसूरत हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती। यानी अभी मेरे ओठ सुंदर नहीं है? आईने में देख लो, पता लग जाएगा। मैं नहाने जा रही हूँ, खबरदार मेरे मेकअप किट में हाथ मत डालना। लेकिन जैसे ही पुन्नवी बाथरूम में घुसी, बिना देर किए तुरंत सुनैना ने पुन्नवी की लिपस्टिक ली और लगा ली। फिर वो किचन में माँ के पास जाकर कुछ बात करने लगी। इस बीच दरवाजे की घंटी बजी। मैडम भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। श्रावणी जो रसोई में काम कर रही थी, सुनैना, भिखारी आया है, जाओ उसे कुछ चावल दे दो। 1 मिनट माँ,
मैं टचअप करके आती हूँ। हे भगवान, तुम मेकअप के पीछे कितनी पागल हो। क्या भिखारी को कुछ चावल देने के लिए भी टचअप की जरूरत है? आपको नहीं करना होगा, लेकिन मुझे तो जरूरत है, उसने कहा और रसोई से सीधे आईने के सामने गई और फिर टचअप किया। उसके बाद नीचे आई। ये देख श्रावणी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने खुद जाकर उस भिखारी को कुछ चावल दे दिया और फिर वो वहां से चला गया। उस दिन लड़के वाले पुन्नवी को देखने आ रहे थे। वो अच्छे से तैयार हुई और आकर सोफे पर बैठ गई। उसने महेश को देखा जो उसके सामने बैठा था। वो थोड़ा सांवला था। महेश ने भी पुन्नवी को देखा। उसने सोचा कि ये तो बहुत मेकअप करी हुई है। देखो बेटा, तुम लोग नई पीढ़ी के बच्चे हो, लड़की के साथ कुछ भी बात करनी है तो कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है अंकल, माँ बात कर लेगी। महेश की माँ सुवर्णा पुन्नवी को देखकर, तुम्हारा नाम क्या है? पुन्नवी। क्या तुम घर के काम? क्या मतलब? सुनकर सुधाकर और श्रावणी चौंक गए। सुवर्णा भी हैरानी से देखने लगी। मेरा मतलब है खाना बनाना जानती हो ना? कभी ज्यादा बनाया नहीं। तो तुम क्या जानती हो? सुबह से लेकर शाम तक क्या करती हो घर पर? ये पूछ रही हूँ। ऐसे पूछिए ना, बताती हूँ। देखिए, मैं सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ, फिर अच्छे से तैयार होती हूँ। उसके बाद 8 बजे माँ दूध देती है, जिसे मैं 1 घंटे में खत्म करती हूँ। फिर टचअप करना होता है। बाद में मैं अपनी आंखों पर खीरे के टुकड़े रखकर आराम करती हूँ। सुनकर सुवर्णा सन्न रह गई। ये देखे बिना पुन्नवी ने बोलना जारी रखा। इस बीच माँ नाश्ता तैयार कर लेती है। मैं नाश्ता करके अपना चेहरा धोती हूँ और फिर मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ। जब तक वो सूखती है, मैं बालकनी में बैठकर आराम करती हूँ और मेकअप की टिप्स पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि बाजार में मेकअप के लिए अब कौन कौन सी नई चीजें आई हैं। फिर सोचती हूँ कि तभी सुवर्णा बीच में बोल पड़ी। इस बीच लंच का टाइम हो जाता होगा। तुम्हारी माँ स्पेशल डिश बनाकर परोसती होगी और उसे खाने के बाद तुम मुंह धोती होगी और कोई क्रीम लगा लेती होगी। जब तक वो सूख नहीं जाती होगी, तुम आराम करती होगी। बिल्कुल ठीक आंटी, आप मेरी बहन को बहुत अच्छी तरह से समझ गई हो। ये तो बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसी सास मिल रही है। तुम्हारी बहन ही है खुशकिस्मत, लेकिन अगर हम ये रिश्ता करते हैं तो इसके मेकअप के लिए हमें अपना सब कुछ बेच देना पड़ेगा और भीख मांगनी पड़ेगी। हमें माफ करो, हमें आपकी बेटी को बहू नहीं बनाना। ऐसा कह सुवर्णा महेश को लेकर वहां से चली गई। ये देख दोनों बहनें हंस पड़ी और अपने कमरे में चली गई। सुधाकर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और उसने लगभग अपना सिर पकड़ ही लिया। श्रावणी समझ नहीं पा रही थी कि पति को कैसे दिलासा दे, तो वो तुरंत रसोई में गई और लाकर उसे चाय दी। एक दिन सुधाकर और श्रावणी दोनों बाहर गए थे। दोनों बहनें मेकअप करने में लगी थी। सुनैना तैयार होकर हॉल में आई। जब वो टीवी का स्विच ऑन कर ही रही थी तो अचानक उसे करंट का झटका लगा। वो चिल्लाने लगी, दीदी दीदी, मुझे 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 करंट लग गया है, जल्दी आओ। थोड़ा रुको, अभी तक मेरा टचअप खत्म नहीं हुआ, थोड़ी देर सहन कर लो, कुछ हो नहीं जाएगा। हे भगवान, अपने मेकअप के पागलपन को लगाम दो दीदी। मुझे करंट का झटका लग रहा है, मैं सचमुच अपनी जान गवा। 2 मिनट में कुछ नहीं होगा, सहन कर ले, सहन कर लो। ये कोई पेट का दर्द या पैर का दर्द नहीं है, करंट का झटका है। पुन्नवी ने टचअप पूरा किया और फिर सुनैना के पास आई। फिर उसने उसे एक डंडे से मारा। सुनैना का चेहरा काला पड़ चुका था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। उसे देखकर पुन्नवी की हंसी छूट गई। तुम तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। हाँ। उसे ऐसे हंसते देख सुनैना बोली, आज तुम्हारा वक्त था, कल मेरा वक्त भी आएगा। वो चली गई और मेकअप करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन पुन्नवी बाथरूम में नहा रही थी। उसने साबुन चेहरे पर लगाया हुआ था, लेकिन नल चला गया। सुनैना, पानी नहीं आ रहा, मोटर चालू कर दे। सॉरी दीदी, मैं भी नहीं जा सकती, मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। अगर मैं ठीक से नहीं लगाऊंगी तो ओठ अच्छे नहीं लगेंगे ना दीदी, प्लीज। मेरा नहाना बीच में अटक गया है यार। अरे दीदी, थोड़ी देर के लिए इंतजार कर लो, कुछ नहीं होगा। मेरे ओठों को देखो और बताओ, लिपस्टिक अच्छी लग रही है ना? अच्छा, तू मुझसे बदला ले रही है?
नहीं दीदी, मेकअप की लत से मुझे लगता है कि हमें एहसास नहीं है कि हम क्या खो रहे हैं, है ना दीदी? सुनकर पुन्नवी थोड़ी देर चुप रह गई। बाद में सुनैना ने मोटर चलाई और आखिर बाथरूम में पानी आने लगा। दोनों बहनें अब भी मेकअप की दीवानी हैं, लेकिन पहले से थोड़ा कम मेकअप करने लगी हैं।